हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KMPS क्लासेस। अभी तक हम वेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें वेक्टर की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डायरेक्शन कोसाइंस, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा अपन रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर चुके हैं और यहाँ पर अपन ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिया है। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में, जिसमें अपन ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यहाँ पर लास्ट क्लास में समझा था। पिछली क्लासेस के जितने भी आई बटन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। पहले हम लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे उसमें हमने ये लिखा था कि अगर एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B और दोनों के बीच में अगर एंगल है थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उस R की वैल्यू, अपन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ R की बात कर रहे हैं, होगी √ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ R का मतलब यहाँ पर क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ R का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B वेक्टर। ठीक है ना। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा। तो अगर मैंने R का मैग्नीट्यूड लिखा तो R का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ A प्लस B वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेक्टर अगर वेक्टर A के साथ में अल्फा एंगल बनाए तो अपन बोलते थे tan अल्फा इक्वल टू A के साथ में एंगल बन रहा है तो B से स्टार्ट करेंगे, तो ये अपन लिखेंगे B साइन थीटा। देखो tan थीटा में क्या होता है? साइन ऊपर आता है कि नहीं आता? तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। यहाँ पर अपन ने ये भी पढ़ा था कि अगर B का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो B के पास में होगा, और अगर A का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर A के पास में होगा। तो अगर मान लो ये वाला एंगल बीटा होता और मैं बोल दूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ B है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बीटा से कम होगी, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बड़े वाले वेक्टर के पास होता है। रिजल्टेंट इज ऑलवेज नियरर टू बिगर वेक्टर। बिगर वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसके पास में रहता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें अपन यहाँ पर कर रहे थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात और समझाने की कोशिश की थी कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं A वेक्टर और B वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B आर इक्वल। इन दोनों को अपन ने बोल दिया A। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा उसकी वैल्यू होती थी 2A cos थीटा बाई 2। इसको अपन ने लास्ट क्लास में समझ लिया था, मैं केवल यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक और बात मैं यहाँ पर बोलूँ कि A और B का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इसका मतलब अल्फा और बीटा भी दोनों सेम होंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो रिजल्टेंट है एग्जैक्टली इनके एंगल बाइसेक्टर पर होगा, एग्जैक्टली इनके एंगल बाइसेक्टर पर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये रिजल्ट काम आएगा अपने काफ़ी ज़्यादा, तो इसको जो है अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। R इक्वल टू 2A cos बाई 2 इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B आर इक्वल। यहाँ पर इस पर्टिकुलर में हमने एक बात और की थी कि अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू A हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अपन बोल सकते थे कि A प्लस B cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी कि cos थीटा की वैल्यू माइनस A अपॉन B हो जाएगी। इतनी बात अपन लास्ट क्लास में कर चुके थे, तो मैंने इसको थोड़ा जल्दी में आपको यहाँ पर लिख के समझा दिया है। अब इसी पर्टिकुलर के ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में देख लिए थे, एक दो क्वेश्चन आज अपन देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए कि अगर वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू है वेक्टर C एंड वेक्टर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इक्वल टू है सी स्क्वायर। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के बराबर है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने बोल दी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू सी वेक्टर के बराबर है, तो इसका मतलब मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ जिसमें एक वेक्टर मैंने बना दिया ए, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर मैंने वेक्टर बना दिया बी, और यहाँ पर मैंने सी वेक्टर बना दिया कुछ इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। तो कहने का मतलब ट्राइंगल जो है मैं और प्रिसाइजली अगर बनाना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ। ए वेक्टर बन जाए बेस, बी वेक्टर बन जाए यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो सी वेक्टर यहाँ पर बन जाएगा हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो मैंने इसको ए वेक्टर लिख दिया, इसको बी वेक्टर लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया सी वेक्टर। अब आपसे ए और बी के बीच में एंगल पूछा गया है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो एक तरीका तो अपने पास में हो गया कि हम डायरेक्टली जो है इसको ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका देखिए, अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी है वो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। और आपको पता है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर को अपन रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे। इसका मतलब सी वेक्टर की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए कितनी मैग्नीट्यूड वाइज, तो वो होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो यहाँ पर अपने पास में रिलेशन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना है सी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि सी ए और बी का क्या है रिजल्टेंट है। अब सी अगर रिजल्टेंट है बेटा, तो मैं यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला मेरे पास में है अवेलेबल, मैंने वो लिख दिया कि अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा डिग्री का है तो ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पर सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos लिख सकता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया। लेकिन सी की एक्चुअली वैल्यू कितनी है, तो सी की एक्चुअल वैल्यू है कितनी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर्टिकुलर सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन को मैं फॉलो करूँ, जो सेकंड इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी है यहाँ पर, उसको अगर मैं फॉलो करूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर मैं फॉलो करूँ तो सी स्क्वायर की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू एक तो मैंने जो गिवन थी वैल्यू वो लिख दी और एक जो मैंने कैलकुलेट की वो लिख दी, दोनों बराबर होनी चाहिए, तो बराबर हैं। तो अब आप साफ साफ देख सकते हो कि मैं ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कैंसिल कर सकता हूँ, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास में आ जाएगा 0 इक्वल टू 2ab cos थीटा। अब 2 तो 0 है नहीं, ए और बी भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, और cos थीटा की वैल्यू 0 अगर है तो थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपन इसी क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो करके डायरेक्टली आंसर आ गया, और अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर को फॉलो करके आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए कि इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a and b is 16 and their
रिजल्टेंट इज एट एंड resultant vector is perpendicular to a smaller vector, then find value of A and B। तो यहाँ पर ये एक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है कि हमारे पास में कुछ कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन क्या है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम जो है वो है 16। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको फॉलो करते हैं अपन। तो मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 16। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ पर थीटा हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा हो, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इनका रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा द रूट इक्वल टू 8। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन यहाँ पर और बन सकती है। यहाँ पर बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि लेट वेक्टर ए इज स्मॉलर। अगर ए वेक्टर स्मॉलर है तो ऐसी कंडीशन में याद कीजिए कि अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए होता है तो मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी हो जाएगी। अगर रिजल्टेंट जो है वो ए और बी के वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी होगी। मैंने यहाँ पर मान लिया है कि ए वेक्टर स्मॉलर वेक्टर है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे। हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, इनको कंबाइन कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 से कॉस थीटा की वैल्यू में माइनस ए बी लिख दूँ, तो मैंने कॉस थीटा की जगह लिख दिया माइनस ए अपॉन बी द होल रूट, ये वाला रूट इक्वल टू 8। अब रूट हटा दीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये वाला प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये बी से बी कैंसिल हो गया तो मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू 64। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आपके सामने आ गई क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 64। इस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या मैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकता हूँ इक्वल टू 64। और b प्लस ए की वैल्यू कितनी है, तो b प्लस ए की वैल्यू है 16। तो मैंने लिख दिया b माइनस ए इंटू 16 इक्वल टू 64। तो b माइनस ए की वैल्यू मुझे मिल गई 4। b प्लस ए की वैल्यू थी 16, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2b इक्वल टू 20। तो b की वैल्यू मिल गई आपको 10, 20/2 दैट इज 10। तो b की वैल्यू अगर 10 मिल गई है तो डेफिनेट सी बात है कि a की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। तो बहुत इजी वे में यहाँ पर अपन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन बोली गई थी वो अपन ने फॉलो की। देखो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b 16, तो मैंने लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू 16। फिर उन्होंने बोला कि रिजल्टेंट 8 है, तो मैंने मान लिया कि a और b के बीच में एंगल थीटा का है। तो कुल मिलाकर के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू मैंने लिख दी 8। फिर लास्ट बात इन्होंने बोली कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कौन स्मॉलर है, तो मैंने ए को स्मॉलर मान लिया। तो ए को अगर स्मॉलर मान लिया तो अगर ए के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट वेक्टर, तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी कॉस थीटा बराबर 0 या कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी। कॉस थीटा की वाली वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी।
तो मेरे पास में रिजल्ट आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 64। बी प्लस ए की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ से 16 सब्सटीट्यूट कर दी, तो मेरे पास में बी माइनस ए 4 आ गया। बी प्लस ए की वैल्यू 16 है, तो इससे बी और ए की वैल्यू मुझे मिल गई। तो फाइनल आंसर मेरे पास में हो गया बी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो अपन ने बात की है उसमें अपन ने वेक्टर एडिशन देखा, रिजल्टेंट वेक्टर देखा। रिजल्टेंट का मतलब हमेशा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। अब अपन जो बात करना चाहते हैं वो है सब्सट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। मुझे यहाँ पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैलकुलेट करना है। मुझे कैलकुलेट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ए में से बी को माइनस कैसे करें। लेकिन अपने को ये तो पता है ए को जोड़ते कैसे दो वेक्टर्स को। तो मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर, और वो काम क्या है कि मैं यहाँ पर ये जो बी वेक्टर है इसका नेगेटिव वेक्टर बना देता हूँ इस जगह पर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ये हो गई कि एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है माइनस बी। तो मैं यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा नया, इसको मैं आर डैश बोल देता हूँ। तो आर डैश वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। डेफिनेट सी बातें लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो कुल मिलाकर के ए और माइनस बी के बीच में एंगल आपको मिल गया 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर इस रिजल्टेंट का फाइनल अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस। यहाँ पर ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉस 180 माइनस थीटा। आप जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा माइनस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो रिजल्टेंट फाइनल जो आपको मिलेगा आर डैश, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर के दो वेक्टर्स ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा हो तो उनका सब्सट्रैक्शन जो होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स को अपन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको रिजल्ट आप सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक और बात देखिए, एक केस यहाँ पर आपके सामने हो सकता है, स्पेशल केस, कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम हो, से ए, और दोनों के बीच में एंगल हो थीटा, तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। और कुल मिलाकर के अब यहाँ पर मुझे ये बोला गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, फिर वापस बी की जगह ए लिख दूंगा क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, तो माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू आपको मिलेगी, ये देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा द होल रूट। तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होगी। अपन सब जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होती है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर इस पर्टिकुलर में अब मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 द रूट। तो फाइनली मेरे पास में आंसर आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड इक्वल टू 2a साइन थीटा बाय 2। तो यहाँ पर अपन ने एक बात सीखी है कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उनके सम का जो रिजल्टेंट आएगा, जो सम का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा वो 2a cos थीटा बाय 2 मिलेगा। जबकि उनके सब्सट्रैक्शन का अगर अपन बात करें तो वहाँ पर मॉड ऑफ a माइनस बी 2a साइन थीटा बाय 2 मिलेगा। तो मॉड ऑफ a प्लस बी है 2a cos थीटा बाय 2 और मॉड ऑफ a माइनस बी है 2a साइन थीटा बाय 2। कब? जबकि a और b का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। तो ये दो रिजल्ट्स आपके काम आएंगे, इनको सही ढंग से आप याद रखिएगा। एक बात यहाँ पर मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको भी आप ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, उसी को फॉलो कर रहा हूँ और उसके कुछ रिजल्ट्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर है b, ये बना रहे हैं एक पैरेललोग्राम, ये भी वेक्टर a होगा, ये भी वेक्टर b होगा, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। यहाँ पर माइनस b वेक्टर इधर है, तो मैं एक पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बना सकता हूँ क्या? आपको ये पता है कि इस वेक्टर a और इस वेक्टर b का जो रिजल्टेंट आपको मिलने वाला था वो इधर मिलेगा। इसको मैं r1 वेक्टर बोल रहा हूँ। r1 वेक्टर की वैल्यू आपको पता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगी। यहाँ पर a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट डेफिनेट सी बात है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर मिलेगा। मैं इसको r2 वेक्टर बोल रहा हूँ। r2 वेक्टर की वैल्यू वेक्टर a माइनस वेक्टर b होगी। अगर मैं इस r2 वेक्टर को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि r2 वेक्टर इस पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल है। तो मैं यहाँ पर आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये बात है कि किसी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल अगर r1 प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर है तो दूसरा डायगोनल a माइनस b वेक्टर होगा। इफ वन डायगोनल रिप्रेजेंट्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b, देन अनदर डायगोनल will represent वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ज्योमेट्री की एक और बेसिक बात बता दूँ आपको कि किसी भी स्क्वायर की अगर हम बात करें, अगर ये मान लो एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में साइड्स की लेंथ बराबर है, ये डायगोनल्स जो हैं इसके वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे। तो अगर मान लीजिए इस डायगोनल की एक साइड वेक्टर a से रिप्रेजेंट हो रही है, दूसरी साइड वेक्टर b से रिप्रेजेंट हो रही है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आप ध्यान से देखिए। पहली बात, अगर ये स्क्वायर है तो वेक्टर a और वेक्टर b मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, एंगल बिटवीन
ए एंड बी इज 90 डिग्री, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, यहां पर एक डायगोनल अगर a प्लस बी वैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा डायगोनल a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां और दोनों डायगोनल एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ऐसी कंडीशन में वेक्टर a प्लस बी जो है वो हर हालत में परपेंडिकुलर होगा वेक्टर a माइनस बी वेक्टर के। तो अगर आपको कोई बोल दे कि साहब a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी है और a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बना सकते हैं, तो आप डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर स्क्वायर बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत जल्दी से यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग जो है इसको स्टडी कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।